Hello students, I welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to discuss about one of the most important chapter of physics, which is reflection of light. And before we start, I will request you to subscribe my channel and share the videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के यूनिट 10 की, जो कि है हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे के लिए भी। आप 11th-12th में जाएंगे, वहां पर भी लाइट का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप लोगों ने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ऑलरेडी पढ़ा होगा अपने पिछले क्लासों में, लाइक 7th 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अभी हम पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, जो चीज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो भी, और थोड़ा सा और डिटेल से नई नई चीजें के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइट। लाइट है क्या, है ना? लाइट एक रेडिएंट एनर्जी है दोस्त, जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, है ना? लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन टू आवर आई। हमारे आंखों में एक सेंसेशन पैदा करता है लाइट, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल हो पाता है, हम उसे देख पाते हैं। क्लियर है? लाइट के बारे में जानने के बाद हम जानते हैं कि अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट होता है। दो तरह का ऑब्जेक्ट होता था, आप लोग याद करो, पहले भी पढ़े होंगे। एक होता था हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट होता था उसको हम लोग बोलते थे क्या? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जिसके पास अपना लाइट नहीं होता था उसको बोलते थे हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है आपका जो भी चीज लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइक जिसके पास अपना लाइट है, जैसे टॉर्च है, तुम्हारा सन है, मून है, स्टार है, सारा का सारा ल्यूमिनस, जिसमें लाइट है। और जिसके पास लाइट नहीं है, सपोज करो ये पेन है हमारा, लकड़ी है, ये सारा का सारा क्या होता था? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि बॉडी भी अलग अलग तरीके का होता था। ट्रांसपेरेंट बॉडी, ट्रांसल्यूसेंट बॉडी और ओपेक, है ना? ट्रांसपेरेंट बॉडी बोलते थे वो सरफेस जो अलाउ करता है अपने अंदर से मोस्ट ऑफ लाइट को पास कर जाने के लिए, है ना? वैसा सरफेस जो अपने अंदर से लाइट को पास करा देता है उसको हम लोग बोलते थे ट्रांसपेरेंट बॉडी। जिसमें लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट, और जिसमें पार्शियली लाइट पास होता था उसको हम लोग बोलते थे ओपेक। क्लियर है? अब हम बात करते हैं दोस्त नेचर ऑफ लाइट के। लाइट जो है डबल नेचर शो करता है। डबल नेचर शो करता है, इसका क्या मतलब? समझो कि लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और पार्टिकल दोनों थ्योरी में बताया गया है। एक थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला जो थ्योरी है वो कहता है कि लाइट एक वेव है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसे है दोस्त? लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, है ना? लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है ना? वैक्यूम में तो कोई मीडियम है नहीं, तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लाइट एक वेव है। अब दूसरा है कि लाइट एक पार्टिकल है। एक थ्योरी ये भी कहता है कि लाइट एक पार्टिकल है। कैसे है? तो हम जानते हैं कि लाइट जब किसी स्मूथ सरफेस से टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है? बाउंस बैक होता था, वही रिफ्लेक्शन, है ना? स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद लाइट क्या होता था? वापस उसी डायरेक्शन में बैक हो जाता था, है ना? अब बैक हो रहा है, इसका मतलब है कि लाइट क्या है? पार्टिकल से कंपोज हुआ है ना? लाइट पार्टिकल से कंपोज हुआ है। तो दो तरीके का लाइट जो है नेचर शो करता है। एक नेचर ये है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक थ्योरी कहता है हमारा, और दूसरा थ्योरी कहता है कि लाइट एक पार्टिकल है ना? आप लोग इसे क्लास 12th में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में, है ना? तो नेचर ऑफ लाइट क्या है? लाइट डबल नेचर शो करता है। एक नेचर है लाइट का कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और दूसरा है क्या है? लाइट एक पार्टिकल है। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जितना भी न्यूमेरिकल होगा सारा आप एस.सी. वर्मा सर का देख लीजिए, स्टालिन मल्होत्रा का सारा क्लियर हो जाना है इस पर। तो आइए डिटेल से बात करते हैं रिफ्लेक्शन। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन के बारे में जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि लाइट का किसी स्मूथ सरफेस से टकरा करके, सपोज करो कि हमारे पास एक ये स्मूथ सरफेस है, एकदम हाईली पॉलिश सरफेस, लाइट का किसी स्मूथ सरफेस से टकरा करके वापस लौट जाना। सपोज करो कि एक रे आ रही है, एक लाइट रे आ रही है स्मूथ सरफेस पे, है ना? देखो, जब सिंगल
रे आएगा ना तो उसको हम लोग रे बोलते हैं। जब ये ग्रुप में आएगा बहुत सारा, 2 या 2 से ज्यादा लाइट रे आएगा तो उसको हम लोग बीम बोलते हैं। इस चीज में एकदम डाउट नहीं रखना। देखो एक रे आ रहा है तो इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। जब 2 या 2 से ज्यादा या ग्रुप में रे आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बीम, है ना। सपोज करो कि एक रे ऑफ लाइट आया इस सरफेस पर, टकराने के बाद क्या होगा कि वापस उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाता है। और इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इसी फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। या तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं प्रोसेस, लेकिन जब फिजिक्स में इस तरीके की घटना होती है तो उसे फेनोमेना बोलते हैं। क्लियर है? तो इस फेनोमेना को बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय स्मूथ सरफेस। इसे बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन, है ना। तो देखो जब लाइट रे आया और सरफेस पर इंसिडेंट हुआ, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वह लाइट रे जो कि स्मूथ सरफेस पर आ रही है, उस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद बाउंस बैक जो हो रही है, उस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे लौट रहा है, उस रे को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, है ना। रिफ्लेक्टेड रे। देखो सरफेस पर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इससे एक हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं, है ना। इससे हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। किस पर? सरफेस पर। और इसे ही हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इसे बोलते हैं नॉर्मल। क्लियर है दोस्त? जो लाइट रे आ रहा था उसे हम लोग बोले इंसिडेंट रे। जिस सरफेस पर जिस पॉइंट पर ये छू रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोले पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट। फिर क्या बोले कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे निकला, टकराने के बाद जो बाउंस बैक हुआ, उसे हम लोगों ने बोला रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? और हमने क्या बोला कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सरफेस पर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, उसे बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिकली 2 लॉ है ना। 2 लॉ है जो कि हमको पढ़ना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली 2 लॉ है। एक लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होगा, दोनों इक्वल होगा। दैट इज, देखो पहले समझते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। देखो जो इंसिडेंट रे आया सरफेस पर और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल कहलाता है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये दोनों हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? एंगल ऑफ इंसिडेंट किसको बोले? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो फॉर्म हो रहा है, उसे बोले क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे बोले थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है दोस्त, इसको समझ ले। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, या कह दो इज सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम इन मैग्नीट्यूड ऑलवेज। कई बार बच्चों का ये डाउट रहता है कि क्या सर ये सिर्फ स्मूथ मतलब प्लेन सरफेस के लिए होगा, कर्व सरफेस के लिए नहीं होगा? तो हमारा जवाब होगा कि नहीं, ये प्लेन सरफेस एज वेल एज कर्व सरफेस, दोनों सरफेस के लिए ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है एप्लीकेबल है। लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, चाहे वो प्लेन मिरर के लिए हो या फिर कर्व मिरर, या फिर कह सकते हैं हम लोग कि स्फेरिकल मिरर के लिए हो। फर्स्ट लॉ क्या बोला हमने कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
क्लियर है? दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है? दूसरा लॉ क्या बोलता है दोस्त, ऊपर लिख देते हैं। सेकेंड लॉ हमारा कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in a same plane, all lie in a same plane, है ना? ये देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। समझ में आ रहा ना? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा, है ना? और जिस पॉइंट पर सरफेस पर इशू रहा था इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा सॉरी, इंसिडेंट लिखा गया था, इंसिडेंस, तो इसको सुधार लेना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? तो बेसिकली अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला? पहला लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल्स एंगल आर। दूसरा लॉ हमने पढ़ा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है ना? इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। सपोज करो कि एक लाइट रे किसी सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है ना? एकदम नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, दूसरे पेन से लिख देते हैं। सपोज करो ना कि इस तरीके से एक लाइट रे एक नॉर्मली इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, तो तुम्हें पूछेगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा यहाँ पर, है ना? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? देखो दोस्तों कि पहले तो समझो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हम बोले थे कैसे। एंगल ऑफ इंसिडेंट हम बोले थे कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता हुआ एंगल, है ना? तो यहां पर मैं बोला कि नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, यानी कि देखो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना हो कितना डिग्री का होगा बताओ तो। अच्छा, नॉर्मल किसको बोले? नॉर्मल तो बोले क्या 90 डिग्री। नॉर्मल तो क्या बोले हम लोग 90 डिग्री। और इंसिडेंट रे आ कितना डिग्री पर रहा है? वो भी आ रहा है 90 डिग्री पर। तो दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना होगा? 0 डिग्री। देखो ना भाई, 90 डिग्री तो नॉर्मल है ये है हमारा, और 90 डिग्री पर ही इंसिडेंट रे आ जा रहा है, तो क्या एंगल जो दोनों के बीच में बन रहा है वो तो 0 है ना? उसी के ऊपर ओवरलैप कर जा रहा है। तो बोला कि इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, किसके द्वारा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, है ना? तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा कितना 0 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। जब इंसिडेंट रे नॉर्मली आएगा सरफेस के, है ना? सरफेस के नॉर्मल होगा यानी परपेंडिकुलरली आएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा हो जाएगा कितना 0 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है, आप इधर बना देते हैं। सपोज करो कि एक सरफेस तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है? एक सरफेस दिया हुआ कोटेड, है ना, पॉलिश सरफेस, ये हमारा नॉर्मल है। सपोज करो पहले ले लेते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आया, ठीक है? ये एंगल है अगर हमारा सपोज करो 30 डिग्री, तो हमें यहां पर बोलेगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? बन जाएगा? हाँ बन जाएगा, जरूर बनेगा। देखो कैसे, हम क्या बोले थे कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा ना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ना कि ये एंगल, है ना? अच्छा देखो, ये तो हमें मालूम है कि क्या ये सरफेस पर परपेंडिकुलर है, दैट इज ये कितना होगा 90 डिग्री पूरा। 30 डिग्री हमें इन्होंने पहले ही दे रखा है, गिवन है। तो ये हमारा बचा कितना? यहाँ ये बचा हमारा 60 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो गया दोस्त? एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया कितना? 60 डिग्री। और एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 60 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? सेम। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होता है, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा इस तरीके का एग्जाम्पल, है ना?
और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे अगले सेशन में। एस.सी. वर्मा सर का बुक जो है उससे, स्टालिन मल्होत्रा से, या और भी जो तुम्हारे पास पब्लिकेशन है, एशटर्न से, एनसीईआरटी है, सारा से एग्जाम्पलर से, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर है इसे तुम न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं, यहां तक भी हम लोग जानते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इमेज क्या होता है ना। इमेज क्या होता है, इमेज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस विच प्रोड्यूस व्हेन टू और मोर रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, है ना। जब दो या दो से ज्यादा रे एक्चुअल में मीट करते हैं या फिर मीट करते हुए अपीयर यानी कि प्रतीत होते हैं, तो उसको वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है ना। वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, यहां तक समझ में आता है ना। दो या दो से ज्यादा रे जहां मिलेंगे वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर या हम ये कह सकते हैं इट सीम्स टू बी मीट, है ना, वो प्रतीत होगा, मिलता हुआ। तो उस पॉइंट पर हम लोग इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इमेज बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा वर्चुअल इमेज और एक होता है हमारा रियल इमेज। रियल इमेज कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा रे एक पॉइंट पर एक्चुअल में मीट करते हैं तो वहां पर रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है और इसे हम लोग स्क्रीन पर कैप्चर कर सकते हैं, है ना। रियल इमेज का फॉर्म होगा जब दो या दो से ज्यादा रे एक्चुअल में मीट करेंगे तो वहां पर रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। रियल इमेज का ये नेचर है कि रियल इमेज को स्क्रीन पर कैप्चर करके रखा जा सकता है, जबकि अगर हम बात करें वर्चुअल इमेज की तो दो या दो से ज्यादा रे जहां पर मिलते हुए दिखाई देंगे, अपीयर होंगे, लेकिन वो एक्चुअल में मीट नहीं होंगे, तो उस तरह का जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर कैप्चर करके नहीं रख सकते हैं, है ना। जैसे देखो, देखते हुए तुम्हारे घर में जो प्लेन मिरर है उसके सामने अगर तुम खड़े हो जाओ, है ना, तो ऐसा नहीं है कि जो तुम खड़े होगे तो तुम्हारा फोटो या कुछ को तुम कैप्चर करके रख सकते हो, तुम्हारे इमेज को वो कैप्चर करके नहीं रखेगा। तो क्या होगा कि प्लेन इमेज जो बंदा बना रहा है वो प्लेन मिरर के द्वारा बन रहा है क्या, वर्चुअल इमेज। लेकिन जब तुम थिएटर्स में, मल्टीप्लेक्स में जब जाते होगे, सिनेमा घरों में, तो वहां पर देखते हो कि जो रे निकल रहा है उसको कैप्चर करके एक स्क्रीन पर उतारा जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, है ना। तो रियल इमेज को कैप्चर करके रख सकता है, इससे भी हम समझ सकते हैं, और वर्चुअल इमेज को कैप्चर करके नहीं दिखा सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो सपोज करो कि हमारा लाइट यहाँ इंसिडेंट हुआ, है ना, सरफेस पर। यहाँ पर हम एक नॉर्मल खींच लेते हैं, ये हमारे लिए I1 है। I1 रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आया तो ये है हमारा R1। एक और रे आ रहा है यहाँ पर, इसका पर नॉर्मल, ये हमारा I2 और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये R2, है ना। बिहाइंड द मिरर ये हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। प्लेन मिरर पर जब भी इमेज का फॉर्मेशन होता है तो बिहाइंड द मिरर, है ना, बाद में हम उसे अपने आई पर देख सकते हैं, है ना। तो जब भी प्लेन मिरर, सपोज करो ये हमारा ये ये प्लेन मिरर था हमारा, ऑब्जेक्ट से रे आया, मिरर से टकराने के बाद बिहाइंड द मिरर इमेज का फॉर्मेशन हुआ, है ना, जिसे हम लोग अपने आप पर देख सकते हैं। तो प्लेन मिरर जो इमेज का फॉर्मेशन करता है उस इमेज का नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल कहने का मतलब दोस्त कि हम इसे स्क्रीन पर नहीं कैप्चर करके रख सकते हैं, है ना। जब तुम मिरर के सामने खड़े होगे, जो तुम्हारा इमेज बन रहा होगा, तो क्या वो कैप्चर होकर रख जाएगा, बाद में तुम स्क्रॉल करके थोड़े ना देख सकते हो, है ना। इसको हम कैप्चर करके नहीं रख सकते हैं, तो ये वर्चुअल होगा, है ना। अगर हम नेचर की बात करें तो पहला क्या होगा, वर्चुअल होगा। दूसरा क्या बोले, ये इरेक्ट होगा, इरेक्ट यानी कि सीधा होगा, है ना। एक और पॉइंट है इसमें, लेटरली इन्वर्टेड होगा, लेटरली इन्वर्टेड, है ना। लेटरली इन्वर्टेड कहने का क्या मतलब, लेटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट मिरर के सामने अपने राइट साइड वाले हिस्से को, सपोज करो कि अपना राइट साइड वाला ईयर छुएंगे, तो इमेज में मिरर में ऐसा दिखेगा कि अपने लेफ्ट साइड वाले ईयर को छू रहे हैं, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, साइड वाइज इन्वर्जन, या फिर बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्जन। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे समझो ना कि अगर तुम मिरर के सामने ऐसे, यहाँ लिखा हुआ होता है रेड,
रेड, है ना। तो वहां पर कुछ इस तरीके का इमेज बना होता है, इस तरीके का, देख रहे हो। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लेटरली इन्वर्जन या साइड वाइज इन्वर्जन। कोई दिक्कत नहीं, अगर हम इस तरीके के लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का इमेज बनेगा। देखते होंगे कि जब एम्बुलेंस वगैरह का जो आगे वाला हिस्सा होता है वहां पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है ना, वो लिटरली इन्वर्टेड लिखा हुआ रहता है। इसलिए लिखा हुआ रहता है कि ताकि आगे जो गाड़ी जा रही है उसके साइड मिरर में उसका सीधा इमेज बने, है ना, उसको दिखाई दे कि अच्छा ये एम्बुलेंस आ रही है, इसको साइड देना है। देखो, तो जानबूझ करके वहां पर लिटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है एम्बुलेंस के आगे वाले हिस्से में, ताकि वहां पर उसका सीधा इमेज बने और गाड़ी उसे साइड दे, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो लिटरली इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बढ़े इमेज के, तो इमेज जो होता है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, मान चलो कि ऑब्जेक्ट का साइज था, यहाँ हम समझो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज 1 मीटर, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा इसका भी साइज होगा 1 मीटर। सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज, कोई दिक्कत नहीं। तुम जितने बड़े रहोगे ना, है ना, पूरा का पूरा मिरर है तुम्हारे सामने, तुम्हारे हाइट का जितना बड़ा तुम रहे उतना ही बड़ा तुम्हारा इमेज बनेगा मिरर में, कोई दिक्कत है ना भाई। मान चलो कि हमारा साइज 5 फीट 10 इंच है, तो वहीं पर बनेगा 5 फीट 10 इंच मिरर में, कोई समझ दिक्कत नहीं होना। अच्छा, अब क्या है कि जो इमेज बनेगा वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, और देखो जैसे क्या है कि इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि अगर मिरर से 5 मीटर इन फ्रंट तुम ऑब्जेक्ट को रखे 5 मीटर सामने, तो जो इमेज बनेगा ना वो भी मिरर से 5 मीटर बिहाइंड बनेगा। मतलब क्या है कि जितना तुम सामने ऑब्जेक्ट को रखोगे उतना ही पीछे उसका इमेज बनेगा। x मीटर अगर तुम सामने रखे मिरर के ऑब्जेक्ट, है ना, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो भी x मीटर होगा, है ना। जितना सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ही पीछे उसका इमेज बनेगा। कह सकते हैं कि द इमेज है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, है ना। जितना सामने तुम रखे ऑब्जेक्ट को उतना ही पीछे बना इमेज को। सपोज करो कि हम 5 मीटर सामने रखे थे ऑब्जेक्ट को, तो बोले कि ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस बताइए। तो हमको मालूम है कि 5 मीटर अगर आगे रखे हैं ऑब्जेक्ट को मिरर के तो उतना ही पीछे बनेगा, तो टोटल डिस्टेंस यहां से कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना, 10 मीटर, 10 मीटर, हम समझ सकते हैं ना। तो क्या बोले कि इमेज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, जितना सामने तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे मिरर के उतना ही पीछे इमेज का फॉर्मेशन होना है ना। क्लियर है भाई। तो ये है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।